हेलो एवरीवन, मैं अमित आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 के अकाउंटिंग इक्वेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब बड़े एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी किस तरीके से डील होता है, किस तरह से आपको हर बार इक्वेशन बनानी पड़ती है जिससे फाइनल इक्वेशन निकल के आती है और उस इक्वेशन से कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इस टॉपिक को हम लोग पुराने बेसिस पर ही कवर करेंगे जो हमने पढ़ा था, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ज़्यादा वक्त समय बर्बाद ना करते हुए हम जल्दी से चालू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी हमारा आज का टॉपिक, और बहुत जल्दी से ही ये ख़त्म भी हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इसके बाद हम जनरल के लिए चलेंगे। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये पढ़ा था कि असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखिए, इसी बेस पर हम लोग बैलेंस शीट बनती है हमारी, उसको बनाएंगे। लेकिन मेन बात ये समझनी है कि बिजनेस में ही जो कैपिटल लगाई है आपने, इस कैपिटल को लगाया क्यों है। तो इसका बेसिक पर्पस जो है, बेसिक पर्पस जो रहता है कैपिटल लगाने का, वो दो बातों का रहता है। पहली बात, क्या असेट परचेज करेंगे आप उससे, और दूसरी बात अपने एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे। तो अब मेन बात ये आती है कि जो आप कैपिटल लगा रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पर कैसे करना है। देखिए, इसके लिए हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझते हैं। पहले बैलेंस शीट क्या होता है, देखो ध्यान रखना, ये दोनों कैपिटल जो होती है एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इनको लायबिलिटीज कहा जाता है हालांकि, क्योंकि ये नेटवर्थ भी कहलाती है। इसको हम लोग नेटवर्थ या ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही पिछली क्लास में बताया था। अब जरा एक बात समझिएगा कि जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो क्या होगा बैलेंस शीट में। देखिए, मैं आपको बताऊं, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है पहले से ही। तो बैलेंस शीट में दो तरह की लायबिलिटी होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, जैसे कि हम बोलते हैं कैपिटल, और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसे हम लोग लायबिलिटी ही बोलते हैं, लेकिन वो कई तरह की हो सकती है, जैसे कि क्रेडिटर हो सकता है, लोन हो सकता है। तो मैं उसको लायबिलिटी ही कह दे रहा हूँ और उसका सब डिवीजन कर दे रहा हूँ। जैसे कि क्रेडिटर, भाई देखिए, जिनसे आपने उधार माल खरीदा है वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। जैसे कि बैंक लोन, आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसके लिए, ठीक है। हो सकता है कि बैंक से आपने कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा हो, जितना पैसा जमा हो उससे ज़्यादा पैसा निकालने की फैसिलिटी ले ली हो बैंक से, किसी असेट को गिरवी रख के या कोई और गारंटी पर, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी लायबिलिटी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा इसका पेमेंट अभी आपने नहीं किया हो, आप नियर फ्यूचर में उसे पेमेंट करेंगे, तो ये कुछ लायबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा एक और, जैसे बोलते हैं हम लोग एडवांस इनकम, ऐसी इनकम जो कि हमें समय से पहले मिल गई है और वी आर लायबल टू वर्क फॉर दैट, कि भाई जो इनकम मिल चुकी है उसके लिए हमें काम करना है। तो ये कुछ लायबिलिटीज मैंने आपको बताई हैं। ऐसे ही बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल। ऐसे ही जब बात की जाएगी कि असेट्स की, तो असेट कहाँ से आएंगी, तो मैंने आपको बताया था असेट दो तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। तो अब यहाँ पर मैं पहले बात कर रहा हूँ, असेट में कैश जैसे होता है, बैंक होता है, ठीक है ना, स्टॉक होता है। इसके अलावा डेटर हो सकते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा हो, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा एक्सपेंस जो समय से पहले पेड कर दिया, उसे प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा कोई भी फर्नीचर हो सकता है, कोई भी मशीनरी हो सकती है, कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी एक्रूड इनकम हो सकती है। देखो, एक्रूड इनकम जो है वो क्या है, ऐसी इनकम जो कमाने के लिए मिली नहीं है लेकिन फ्यूचर में हमें मिलने की बात आती है कि फ्यूचर में हमें मिल जाएगी, तो हम उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। अब जरा गौर करिएगा, हर असेट मैंने कहा कैपिटल से आएगी, और अगर कैपिटल से नहीं आएगी तो ऑब्वियस बात है कर्जा। मतलब जो भी एसेट बिजनेस में आती है, या तो वो मालिक के पैसे से आती हैं या फिर वो बाहर वालों के पैसे से आती हैं। अगर मालिक के पैसे से है तो कैपिटल में फर्क पड़ेगा, और मालिक के पैसे से नहीं है तो आउटसाइडर की लायबिलिटी पड़ेगी। डिपेंड करता है कि वो ट्रांजेक्शन किस टाइप का है। तो हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, तो उन चीज़ों को देखेंगे कि वास्तव में किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाती है, किस तरह से डीलिंग की जाती है। तो हमें इक्वेशन को जानना पड़ेगा। जैसे कुछ ट्रांजेक्शन कैसे हैं, पता चलेगा कि वो असेट में परचेज, उधार में परचेज किएगा, नकद में परचेज किएगा, उस हिसाब से हम लोग डीलिंग करेंगे। तो देखते हैं, जरा इसको कवर करते हैं। ट्रांजेक्शन्स और उनके इफेक्ट क्या रहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पर, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं कुछ एस्पेक्ट के थ्रू। ज़्यादा बढ़िया है कुछ पॉइंट के थ्रू। इन पॉइंट्स पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि कैसे कैसे कहाँ कौन सी चीज़ जुड़ेगी, कौन सी चीज़ घड़ेगी, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला पार्ट है स्टार्टेड और कमेंट बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस के मालिक ने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब जरा गौर करिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है एक बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में हमने पढ़ा है
कि बिजनेस में जितनी भी असेट्स आती हैं वो असेट्स या तो मालिक के पैसे से आती हैं यानी कैपिटल से, या फिर कहीं कर्जे से यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी से आती है, उनको हम लायबिलिटी ही कहेंगे यहाँ पर। तो जरा गौर करिएगा, बिजनेस में जो भी असेट्स आएगी वो कैपिटल यानी मालिक के पैसे से आएगी या आउटसाइडर पैसे से आएगी। अब जरा देखिए, बिजनेस स्टार्ट अगर हम करते हैं, यहाँ पे लिखा ना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों का अपार्ट एग्जिस्टेंस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब आप जरा गौर करिए, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है, ठीक है, जो पैसा लगाया है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, क्योंकि सारी एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेस में आ रहा है कैश, और लगाने वाला कौन है साहब, ओनर। ओनर जो होता है वो एक्सटर्नल पार्टी माना जाता है, यानी वही मालिक, ठीक है ना। अब ऐसे केस में देखो, वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा, मालिक का पैसा तो कैपिटल के नाम से होगा, और बाहर का पैसा है तो उसको हम लायबिलिटी के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक सीधी सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस केस में हम लोग कैश को बढ़ाते हैं, और दूसरी साइड ये मालिक का पैसा तो हम कैपिटल को भी बढ़ाते हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट हम लोग यहीं पर इसको कवर कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा लिखा हो कि बिजनेस कैश से, माल से और मशीनरी से स्टार्ट किया, अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर गुड्स में परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चारों चीजों को शामिल किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो क्या क्या चीजें होंगी, देखिए यहाँ पर हम जब डील करेंगे तो यहाँ जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप लोग तो कैश बढ़ेगा। ऐसे ही देखिए, जितने माल का जितना गुड्स होगा उससे स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि माल आया है। मशीन कोई एसेट्स है तो मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, या कोई और एसेट्स होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती। अब ये तीनों जो एसेट्स हैं ये आई कहाँ से हैं, वही बात, मालिक ने लगाई होगी, लिखा तो है नहीं कि मालिक ने कहीं से कर्जा लिया या कुछ और हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों के टोटल से दूसरी साइड कैपिटल भी बढ़ेगी, इन तीनों को एड ऑन कर लेंगे। फिर या फिर ऐसे लिखा होता फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, मालिक को लग रहा है कि कैपिटल कम है तो थोड़ी और कैपिटल लगा दो। जब थोड़ी और कैपिटल लगाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, वही सेम, वही पहली एंट्री होगी, इससे भी क्या होगा, कैश बढ़ेगा, और मालिक ने लगाया तो कैपिटल बढ़ेगी। देखिए ये जो पहले बात ट्रांजेक्शन है ना, इनका बेसिक इंपैक्ट है कैपिटल को दिखाना, किस तरीके से कैपिटल लग रही है, कैश में, काइंड में, किसी असेट्स में कैसे लग रही है उसको बताया जा रहा है। अगली बात है बिजनेस लायबिलिटी पेड आउट ऑफ प्राइवेट कैश, बिजनेस की लायबिलिटी का आपने पेमेंट किया है, ठीक है ना। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे जो बताया बैलेंस शीट की बात, बिजनेस की एक लायबिलिटी थी, यानी कि यहाँ पर कैपिटल होती है, यहाँ पर लायबिलिटी होती है, और इस साइड असेट्स होती है बैलेंस शीट में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया अभी। तो ऐसे केस में बिजनेस की लायबिलिटी को पेमेंट किया है तो लायबिलिटी तो हो जाएगी साहब कम। अब पेमेंट कहाँ से किया है, प्राइवेट कैश से। आपको ध्यान हो, प्राइवेट कैश को हम लोग कितने शामिल करते हैं, वेल्थ में, और वेल्थ का जो पोर्शन मालिक बिजनेस में लेके आया है वो होती है कैपिटल। तो यहाँ से मालिक की कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर जो इम्पैक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि लायबिलिटी कम हो जाएगी और कैपिटल बढ़ जाएगी। अगली बात, अगर कोई प्राइवेट एसेट बेची, जैसे बिजनेस के मालिक के पास एक कार है, मान लीजिए उसने वो कार बेच दी, और वो जो पैसा आया उसने वो पैसा बिजनेस में लगा दिया है, तो ऐसे केस में उसको भी हम लोग कैपिटल इंट्रोडक्शन ही मानते हैं, वही फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, और यहाँ पर भी हमारी कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी क्योंकि मालिक ने पर्सनल रिसोर्सेज से अपना एसेट लगाया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो पांचों ट्रांजेक्शन इसका बेसिक टारगेट क्या है कि कैश या किसी अदर एसेट्स में मालिक ने पैसा खुद से लगाया या कहीं कर्जे से लिया, कर्जे से होता तो लायबिलिटी की बात होती, कर्जे से नहीं है तो कैपिटल बढ़ेगी। देखिए इन 5 ट्रांजेक्शन के बाद अगला ट्रांजेक्शन आते हैं, वो आते हैं जैसे असेट परचेज फॉर कैश, सॉरी थ्रू कैश। अब आपने नगद खरीदी एक असेट्स, अब सोचिए आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है ना। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ, एक परमानेंटली बना देता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर करके एक बैलेंस शीट जिसमें कि यहाँ पर असेट्स होगा और यहाँ पर कैपिटल और लायबिलिटी। जरा गौर करिएगा, देखिए कैश में मैं अगर कहूँ यहाँ पर हमने क्या परचेज किया, कोई एसेट मान लो प्लांट परचेज किया है, तो ऑब्वियस बात है प्लांट बढ़ेगा, प्लांट आएगा तो प्लांट बढ़ेगा, एक एसेट से प्लांट, मैंने आपको बताया पहले भी। और कैश, भाई जब प्लांट परचेज कर रहे हो, नगद परचेज कर रहे हो तो कैश जाएगा, तो कैश को हम लोग यहाँ पर कम कर देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला हमारा, हमारा रिजल्ट निकला कि यहाँ पर जो कैश है वो कम होगा और जो प्लांट एक स्पेसिफिक असेट्स है उसको हम लोग बढ़ा देंगे। अगर यही असेट आपने क्या की होती, असेट परचेज किया फ्रॉम शिप फॉर कैश,
देखिए यहाँ पर पार्टी का नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है, तो यहाँ पर तो वही सीधी बात है, वो कैश ही माना जाता है। ठीक है, अगर कैश नहीं लिखा होता तो वो उधारी पर होता, लेकिन यहाँ पर देखो नगद ही कर, तो सेम वैसे ही जैसे पहले किया था आपने, फिर से यहाँ पर क्या होगा, कैश आपके पास से जाएगा और मशीन आपके पास आ जाएगी, इसलिए उसको बढ़ा देंगे। फिर अगर यही परचेज किया होता, असेट परचेज किया था फर्नीचर पार्वती से, अब देखिए यहाँ क्या इसने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक क्या की परचेज किया है, आपने फर्नीचर परचेज किया है। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया है, अब फर्नीचर तो बढ़ा, लेकिन ये लिखा है पार्वती से परचेज किया, इट इज नॉट रिटन कि आपने पेमेंट किया है। जब पेमेंट नहीं किया तो ऑब्वियस बात है आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब हम किसी से कुछ उधार माल खरीदते हैं या एसेट खरीदते हैं तो वहां पे क्रेडिटर को लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर तो वो माल खरीदा है तो वहां पे क्रेडिटर लिखना ज्यादा बेटर है, और अगर आपने कोई असेट खरीदी है तो वहां पर वेंडर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपने असेट परचेज करी है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक तो असेट जैसे फर्नीचर की असेट है वो बढ़ जाएगी, संग के संग जो लायबिलिटी साइड में वेंडर की लायबिलिटी है, क्योंकि हमने उधार परचेज किया, लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो भी यहाँ पर दिखाई जाएगी बढ़ाकर। ठीक है, अगर प्लांट नगद बेचा होता, प्लांट नगद बेच दिया तो ऑब्वियस बात है कैश आएगा, प्लांट जाएगा, तो प्लांट क्या हो जाएगा, कम, और जो कैश है जब बेचोगे, नगद बेच रहे हो तो कैश बढ़ जाएगा। देखिए हर ट्रांजेक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट हो रहा है। ऐसे ही असेट अगर राम को बेची होती, अब ये तो लिखा नहीं कैश में, तो ऑब्वियस बात है कि असेट उधार बेचोगे, आपने क्या किया है यहाँ पर मशीन बेची है राम को, तो ऑब्वियस बात है मशीन तो जो आपके पास है जाएगी। ठीक है, अब राम को बेची है तो राम जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारा बन जाता है डेटर, तो डेटर हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे, तो राम नाम का एक डेटर होगा जो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक तो मशीन को कम कर देंगे और राम के नाम से एक डेटर यहां पर बढ़ा लेंगे। अगली बात, अगर ऐसा होता कि आपने फर्नीचर बेचा है और आधा अमाउंट नगद मिल गया ऑन द स्पॉट, आधा मिल गया आधा नहीं मिला, तो ऑब्वियस बात क्या होगी, देखो प्लांट में फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर तो हमारे यहां से गया, इसलिए उसको माइनस करेंगे। अब जितना पैसा मिल गया इसमें क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड, जो पैसा आपको मिल गया, और जो पैसा नहीं मिला उससे हमारे बढ़ जाएंगे डेटर्स। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना, ये वो अमाउंट है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, या फिर मैं कहूं येट टू बी रिसीव्ड। ठीक है, देखिए ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 11 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखो आपने नगद बेचा था, यहाँ उधार बेचा था, या नगद और उधार दोनों बेचा है। जब दोनों तरह से होगा तो ऑब्वियस बात है जितना नगद आ गया उससे कैश बढ़ेगा, जो उधार होगा उससे डेटर बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चीजें आ रही होंगी। हम अगला एस्पेक्ट देखते हैं जो माल से रिलेटेड है। देखिए यहाँ लिखा है गुड्स परचेज, ध्यान रखिएगा, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, गुड्स परचेज का, सेल का, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का, इन चारों का इम्पैक्ट स्टॉक से रिलेटेड होता है। तो हम देखते हैं, माल परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, माल बेचेंगे तो स्टॉक घटेगा, परचेज रिटर्न परचेज के माल वापस लौटा देंगे तो माल जाएगा, इसलिए माइनस कर देंगे, और सेल्स रिटर्न होगी तो माल वापस लौट के आएगा, इसलिए स्टॉक बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, जैसे आपने माल परचेज किया नगद, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा, और कैश जा रहा है इसलिए कैश कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने आपने जेम्स से माल उधार खरीदा होता, देखिए नहीं लिखा है कैश में, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है माल आ रहा है तो स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन जेम्स जिससे आपने माल खरीदा था उससे हमारा क्रेडिटर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिटर्स की लायबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी साहब, क्योंकि देखिए इसके लिए आपके पास माल आ रहा है, एक असेट आ रही है, एक तरह से स्टॉक जो होता है एक असेट होता है, असेट बढ़ रही है, मालिक ने दिया नहीं इसका पैसा, मालिक ने लगाया नहीं पैसा, तो किसने दिया, बाहर वाले ने। ठीक है ना, तो जेम्स जो है बाहर वाला आउटसाइडर लायबिलिटी हो जाएगी। तो देखो लायबिलिटी यानी क्रेडिटर यहाँ पे बढ़ा दिया, जिससे हम माल खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं, जिससे हम असेट खरीदते हैं उसको वेंडर कहते हैं, वेंडर मतलब सेलर। ठीक है, अब ये कहा जाए कि आधा माल आपने नगद परचेज किया, आधा उधार, देखिए वही 12 और 13 पॉइंट को मिलाकर, तो क्या होगा, 14 पॉइंट कॉम्बिनेशन है 12 और 13 का। यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ माल नगद परचेज किया, कुछ माल उधार परचेज किया, तो देखिए जितना माल आप परचेज करेंगे टोटल माल, उससे स्टॉक की वैल्यू को हम लोग बढ़ा देंगे फुल वैल्यू से, क्योंकि माल तो आया है। ठीक है, लेकिन जितना पेमेंट आपने नगद किया है उससे कैश माइनस हो जाएगा, ये कैश पेड को बताएगा, और जितना पेमेंट नहीं किया है उससे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कैश अनपेड है, अमाउंट
अनपेड, इससे क्या होगा, आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा। अगला देखिए, गुड सोल्ड फॉर कैश, माल नगद बेचा है, मतलब पैसा आएगा माल जाएगा, माल के जाने से क्या होता है, स्टॉक माइनस हो जाता है, कैश आ रहा है तो कैश प्लस हो जाएगा। अगर आपने उधार माल बेचा है किसको, टिंकू को, तो अब ऑब्वियस बात है कि नगद तो लिखा नहीं है, उधार माल जिसको बेचते हो उससे बढ़ता है डेटर, तो यहां पर क्या होगा कि आपने स्टॉक कम किया क्योंकि माल जा रहा है, और उधार बेचा तो डेटर, जिसको उधार माल बेचा होता है वो डेटर होता है, डेटर बढ़ जाता है सेलिंग प्राइस से। फिर अगर आपने रघु को माल बेचा होता और आधा नगद आधा उधार होता, वही 15-16 का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे केस में सुनिएगा क्या होगा। देखिए स्टॉक हमारे पास से जाएगा, फुल वैल्यू से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जितना पैसा मिल जाएगा उससे कैश बढ़ जाएगा, इससे किससे होगा, कि अमाउंट रिसीव्ड से, जो अमाउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। और जो पैसा नहीं मिल पाया है, जो पैसा नहीं मिल पाया है, तो उससे हमारा बढ़ जाएगा डेटर अमाउंट येट टू बी रिसीव्ड, वो अमाउंट जब भी मिल नहीं पाया उससे क्या बढ़ेगा, डेटर। देखिए ये हमारे 17 ट्रांजेक्शन हुए हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन अभी और भी हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और इनको जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनको इक्वेशन में रख के देखेंगे, पता चलेगा कि भाई वास्तव में इन ट्रांजेक्शन का ऐसा इम्पैक्ट होता भी है कि नहीं। इससे आपको बहुत ईजी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर कैसे क्यों जा रही है। रीजन मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कल हम जब सवाल करेंगे अगली क्लास में तो वहां पर मैं आपको फॉर्मेट में रख के बता दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से आ भी जाएगा विद रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अकाउंट्स रटी नहीं जाती, अकाउंट में केवल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख के आगे बढ़ा जाता है। देखिए जो अगला ट्रांजेक्शन है वो ये है, जैसे लिखा है गुड कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 फॉर कैश। देखिए माल जा रहा है 10,000 रुपए का, कितने में बेचा है, 12,000 रुपए में, वो भी कैसे बेचा, नगद। गौर करिएगा, जितने का माल यानी जितने का स्टॉक हमारे पास से मूव करता है उससे स्टॉक को हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक था हमारे पास 10,000 रुपीज का, फिर देखिए कितने में बेचा, 12,000 में, वो भी नगद बेचा, तो जितने रुपए नगद आएगा उससे कैश को हम लोग बढ़ा लेंगे। अब देखिए अल्टीमेटली आपने 10,000 की चीज 12,000 में बेची है, 2,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। जब प्रॉफिट आप अर्न करेंगे तो उससे क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है, तो हम 2,000 से कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जितने का आप माल बेचते हैं सेलिंग प्राइस, देखिए नगद है का उधार है, आपने नगद बेचा है यहाँ पे तो कैश बढ़ जाएगा, जितनी कॉस्ट का माल आपके पास से गया है उससे स्टॉक माइनस हो जाएगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस हो रहा है तो कैपिटल घटेगी। यहाँ पे क्या हुआ, आपने 10,000 का माल 12,000 में नगद बेचा था, अब आप सोचिए 10,000 का माल गया तो स्टॉक में से माइनस होगा 10,000। दूसरी बात, बेचा कितने में, 12,000 में, तो 12,000 सेलिंग प्राइस और वो भी कैश में मिल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा। तीसरी बात कि यहाँ पर जो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का माल 12,000 में बेचा आपने, 12,000 में बेचा तो 2,000 का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से कैपिटल को हम बढ़ा देंगे। अब अगर ऐसे लिखा होता कि 40,000 का माल आपने 50,000 में बेचा लेकिन शाम को बेचा, यहाँ तो लिखा ही नहीं कैश में बेचा, पार्टी का नाम दिया है, कैश भी नहीं लिखा तो उधार होगा। तो ऐसे केस में देखिए माल कितने का गया, माल गया 40,000 का, तो जितने का माल जाता है उससे स्टॉक को माइनस कर देते हैं। फिर गया कितने में, 50,000 में, लेकिन कैसा गया है, शाम को यानी उधार, तो यहाँ पे बढ़ेगा डेटर 50,000 में। और तीसरी जो बात है वो ये 40 का माल 50 में गया है तो कैपिटल भी बढ़ेगी 10,000 से। तो देखो ये ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो दोनों साइड पड़ रहा है, और बड़ी बात है 3 आइटम पर पड़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 पर पड़े या 3 पर पड़े, ठीक है ना। आगे बात, गुड कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड फॉर 4,000 फॉर कैश, 5,000 का माल नगद बेचा लेकिन कितने में, 4,000 में, तो अब क्या होगा, देखो माल गया आपके पास से 5,000 रुपए का, कितने में गया, नगद गया है तो कैश बढ़ेगा, उधार जाता तो डेटर बढ़ता, कितने रुपए में, 4,000 में, तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर 1,000 का लॉस हो गया, और लॉस से कैपिटल माइनस होती है, मैंने आपसे पहले ही कहा है प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है और लॉस से कैपिटल घटती है, तो यहाँ पर कैपिटल को 1,000 से माइनस किया जाएगा। अगली बात, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, इसका 3/4 अमाउंट रिसीव हो गया कैश में। ऐसे देखिए देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने का माल था, उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी उसकी 6,000,
ठीक है, आपने इस पे प्रॉफिट कितना लिया, प्रॉफिट लिया आपने 20% यानी कि 1200, तो इसका सेलिंग प्राइस जो आया वो आया 7200 रुपीज का। इसमें से 3/4 अमाउंट, 3/4 अमाउंट मतलब 5400 ये आपको कैश में मिल गया है, और 1800 जो है वो अभी भी नहीं मिला है, तो नॉट इन कैश, तो वो क्या होगा, डेटर को बढ़ाएगा। भाई जितना पैसा मिलता है उससे कैश बढ़ता है, और जितना पैसा नहीं मिलता है माल बेचने पर वो डेटर हो जाता है हमारा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जितने का माल हमारे पास से गया है उससे स्टॉक को हम लोग माइनस कर देते हैं। देखो स्टॉक में से हम लोग यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट हुआ उससे क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेलिंग प्राइस में हमें कैश रिकवरी हो रही है इससे कैश बढ़ जाएगा, और जो कैश रिकवरी नहीं हो रही है उससे डेटर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन जो थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे शुरुआत में, नीचे लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनको, लेकिन वास्तव में बहुत इजी ट्रांजेक्शन होता है। बस ध्यान रखिएगा, जितनी लागत का माल, जितनी कॉस्ट का माल आपके यहाँ से मूव कर रहा है, जा रहा है, उससे स्टॉक में से माइनस करें। अब ये देखिए वो माल नगद बेचा है कि उधार, यानी कैश लिखा है कि नहीं। अगर तो माल नगद है तो जितना पैसा मिलेगा उससे कैश बढ़ जाएगा, और माल अगर उधार है तो ऐसे केस में हमारा डेटर बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर देखिए प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस, मान लीजिए 5000 का माल 6000 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल बढ़ जाएगी 1000 रुपये से। और अगर भाई 4000 का माल 3000 में बेच रहे हो तो ये लॉस हुआ, तो यहाँ पे कैपिटल घट जाएगी 1000 रुपये से। बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए जो अगला पार्ट है 24th पॉइंट, जिसमें हम लोगों ने देखा ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, मालिक ने पर्सनल यूज के लिए माल निकाला है, तो ऑब्वियस बात है स्टॉक कम हो जाएगा, माल जा रहा है, लेकिन मालिक ने निकाला है साहब ड्राइंग से। ड्राइंग्स क्या होता है, वो मालिक अगर कोई भी पैसा या माल बिजनेस से निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो मालिक ने निकाला तो मालिक से कैपिटल जो भी अमाउंट है उससे कम हो जाएगी, और ध्यान रखना ये हमेशा एट कॉस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ड्राइंग्स हमेशा एट कॉस्ट होता है, उसके सेलिंग प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं। ड्राइंग्स ऑफ कैश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैश निकाला है तो कैश माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगी। ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला तो ऑब्वियस बात है आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और बैंक से निकाला है तो आपके पास जो पैसा है कहाँ, देखो ड्राइंग से पर्सनल यूज के लिए निकाला तो इससे कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। अब मालिक ने पर्सनल यूज के लिए, जैसे भाई मान लो पर्सनली कोई चैरिटी या डोनेशन या फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया तो क्या होगा, देखिए चैरिटी या डोनेशन ये खर्चा हो गया, ऐसे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन या एडवर्टाइजमेंट ये भी खर्चा है, तो खर्चों से क्या होता है, माल जा रहा है आपके पास से, तो क्या होगा, स्टॉक माइनस। अब मेन बात क्या है दो खर्चे, माल तो जा रहा है, खर्चे भी हैं लेकिन दोनों के दोनों, तो खर्चों से क्या होता है, कैपिटल को भी माइनस कर देते हैं। कैश एक्सपेंस नहीं है ये कैश एक्सपेंस है, ये गुड्स में एक्सपेंस है इसलिए। अब बिजनेस के मालिक ने अगर प्राइवेट माल बिजनेस में लगा दिया तो ऑब्वियस बात है माल आ रहा है तो स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन देखिए उसमें लिखा हुआ है प्राइवेट गुड है, यानी मालिक की वेल्थ का पोर्शन है, वेल्थ का जो पोर्शन बिजनेस में लगाते हैं उससे कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है बेटे, इतनी बात मैं समझता हूँ बच्चे लोग आपको समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट जो है वो 29 है, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन को बता रहा है। कोई बैंक में पैसा जमा करा है, ऑब्वियस बात है बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और हमारे पास से कैश कम हो जाएगा। बैंक से पैसा निकालें आप पर्सनल यूज के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए, सॉरी ऑफिशियल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा और ऑब्वियस बात है बैंक हमें देगा तो बैंक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। अब एक कस्टमर है, उसने आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया, अब आप देखिए कस्टमर से पैसा लेना था और वो पैसा बैंक में जाके जमा हो गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, और देने वाला कौन है, डेटर, तो डेटर का बैलेंस हमारे यहाँ कम हो जाएगा। अगला जो 31 पॉइंट है वो है परचेजेस ऑफ गुड्स थ्रू चेक, आपने माल परचेज किया और चेक से पेमेंट किया है। अब आप माल परचेज कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन आपने परचेज किससे किया, चेक से, तो पेमेंट कैसे होगा, बैंक के थ्रू, तो बैंक का बैलेंस कम कर देंगे। ठीक है बात। अगली बात देखिए, अगर कोई भी एक्सपेंस, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, कुछ भी पेमेंट किया लेकिन चेक से पेमेंट किया है या कैश से पेमेंट किया, तो देखो अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं तो खर्चा है, कैश से जा रहा है इसलिए कैश माइनस, और खर्चा है तो कैपिटल भी माइनस। आपको मैंने पहले बताया था कैपिटल लगाई क्यों जाती है, खर्चों को पेमेंट करने के लिए या असेट परचेज करने के लिए, खर्चे पेमेंट हो रहे हैं कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, पेमेंट नहीं भी होते खर्चे हैं तो कैपिटल में से ही माइनस होता है। अब थ्रू चेक दिया होता तो यहाँ बैंक से माइनस हो जाता, लेकिन खर्चा है इसलिए कैपिटल तो माइनस होगी भाई। ठीक है, देखिए जल्दी से हम कितने 33 पॉइंट पर आ गए हैं, कुछ पॉइंट और भी बाकी हैं, बात अभी खत्म नहीं हुई है,
भाई देखिए, आप इसको ढंग से देखेंगे तो बात बढ़ेगी। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब कंपलसरी तौर पे दे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और दूसरी बात मैं ये चाहूंगा कि आप इन चीजों को संग के संग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आप संग के संग सीखते जाएं, लिखते जाएं, तो नोट्स बनाते जाएं, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ताकि आप अच्छे तरीके से आगे पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है 34 पॉइंट, वो है इनकम रिसीव्ड इन कैश। देखिए, इनकम कैश में मिल रही है तो ऑब्वियस बात है कैश बढ़ेगा, और इनकम है तो कैपिटल भी बढ़ेगी। खर्चों से कैश कैपिटल कम होती है और इनकम से कैपिटल बढ़ती है। अगर ये चेक से होगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी, गेन कम है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है तो ऑब्वियस बात है हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। और संग के संग ये पैसा दिया किसने था? बैंक ने लोन के तौर पर, तो लोन की एक लायबिलिटी भी, बैंक लोन की एक लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। फिर अगर हमने लोन को चुका दिया, रीपेड मतलब चुका देना विद इंटरेस्ट। मान लीजिए 10,000 आपने क्या किया, बैंक से 1 लाख का कर्जा लिया था। अब 1 लाख में आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो मान लो 10,000 रुपए की, लेकिन उसमें उसने कह दिया कि 10,000 प्लस 2,000 ब्याज। तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट पेड करोगे, देखिए क्या होगा, बैंक से माइनस करेंगे हम लोग फुल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है, दोनों चीजें माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों का टोटल इसमें से माइनस कर देंगे। दूसरी बात क्या आती है कि आपने जो कर्जा चुकाया है उससे लोन माइनस हो जाएगा। ये किससे माइनस होगा? इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से लोन भी माइनस हो जाएगा। और संग के संग एक बात और, कि जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो फाइनेंशियल चार्ज है। देखो, बैंक में से माइनस किया है, खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट का पेमेंट, इंटरेस्ट पार्ट जो उसका है वो। तो ध्यान रखिएगा, आपने मान लीजिए क्या किया है, 12,000 रुपए टोटल पे किए, जिसमें 2,000 रुपए इंटरेस्ट है। तो देखो 12,000 पे किया तो बैंक में से माइनस। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 10,000, और ब्याज कितना था? 2,000। तो जो ब्याज है उसे कैपिटल में से माइनस करेंगे, और जो कर्जे का अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसे कर्जे में से माइनस करेंगे। यह देखिए, अब आपको अगर मैं कहूं डेटर से कैश मिले, अब डेटर से कैश मिलेगा, इसका मतलब क्या है? डेटर से कैश मिलने का मतलब है कि आपके पास कैश बैलेंस बढ़ेगा और डेटर कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन अगर ये फुल सेटलमेंट में मिला होता, भाई मान लीजिए मुझे डेटर से पैसा लेना है 5,000 रुपए, और वो मुझे पे कर रहा है 4,500, 500 रुपए कम दे रहा है और कह रहा है भाई सेटल कर लो, और मैं राजी भी हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो डेटर है, डेटर जो है वो माइनस करते हैं फुल अमाउंट से। ठीक है, जो कैश है वो आता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब डिस्काउंट काट के जो बाकी वैल्यू बची है। देखिए यहाँ 500 रुपए का डिस्काउंट दिया है हमने, और जो डिस्काउंट का अमाउंट है उससे क्या होगा? लॉस। लॉस क्या हो गया? ये इससे कैपिटल को हम लोग माइनस कर देंगे डिस्काउंट के अमाउंट से, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट से कैपिटल को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट हमारे लिए खर्चा है, नुकसान है। अब देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को कैश पेड किया तो ऑब्वियस बात है क्रेडिटर कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको पेमेंट किया है, और हमारे पास से कैश भी तो जाएगा, इसलिए कैश भी माइनस करेंगे। ठीक है, अगली बात, कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। अब आप गौर करिए, मैंने किसी पार्टी को 10,000 रुपए देने हैं, और मैं उसके बाद गया, मैंने बोला कि भाई देखो, मैं आप देख लो कुछ थोड़ा सा यार कुछ कम हो जाए, तो उसने कहते ठीक है आप 9,000 पे कर दीजिए। अब आप गौर करिए, मुझे 1,000 का फायदा हो गया यहाँ पर, और फायदे से कैपिटल बढ़ती है। तो हमने क्या करना है, क्रेडिटर यहाँ पर जो भी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है, फुल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, उससे माइनस हो जाएगा फुल वैल्यू से। पहली बात, कैश कितना गया हमारे पास से? कैश माइनस करते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू से। अब कैश जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए मान लीजिए 10,000 का क्रेडिटर 9,000 पेमेंट किया, तो 10,000 यहाँ पर फुल वैल्यू पर क्या होगा? 10,000 माइनस होगा क्रेडिटर पूरा। पेमेंट कितना किया? 9,000 का, तो 9,000 कैश में से माइनस होगा, और जो 1,000 रुपये था वो जो डिस्काउंट का अमाउंट, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? क्योंकि ये एक आपकी इनकम है, आपका एक प्रॉफिट है, इसलिए। देखिए बहुत जल्दी हम 41 ट्रांजेक्शन पर आ गए हैं, अभी कुछ ट्रांजेक्शन और बाकी हैं, जल्दी से देखते हैं, इनको भी कवर करते हैं आज ही। तो अगली बात आती है चेक रिसीव फ्रॉम डेटर। कोई डेटर से चेक मिला, देखिए ये माना जाता है कि वो चेक आपने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ऑब्वियस बात है डेटर से मिला तो डेटर कम हो जाएगा।
अब ये क्या हो, हमने क्रेडिटर को चेक दे दिया तो ऑब्वियस बात है क्रेडिटर कम हो जाएगा, जब चेक दे दोगे पेमेंट कर दोगे उसका तो, और हमारे यहाँ बैंक से पेमेंट हो रहा है इसलिए बैंक भी कम हो जाएगा। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, अब आप देखिए परचेज रिटर्न है, हमने क्रेडिटर को माल लौटा दिया, परचेज रिटर्न से क्या होगा, माल हमारे पास लौट के आएगा इसलिए स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है ना। और जो हमने क्या किया है, माल वापस लौटाया है, उससे क्रेडिटर का बैलेंस कम भी तो होगा कि भाई हम उसे कम पेमेंट करेंगे, कितना पैसा का माल हम तुझे वापस लौटा चुके हैं। अगली बात, सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर, जरा इसको थोड़ा समझिएगा। बाय द वे मान लीजिए आपने जो सेल्स रिटर्न की है उससे क्या होगा, सेल्स रिटर्न से क्या होता है कि स्टॉक जो है वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर स्टॉक ना जो माइनस होगा, बच्चे मैंने गौर नहीं किया, थोड़ा गलती हो गई, ध्यान से देखिएगा। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर में हमारे पास से माल जाता है, ठीक है, और सेल्स रिटर्न में माल आता है, और यहाँ पर डेटर वापस बढ़ जाते हैं, डेटर सॉरी कम हो जाते हैं, ठीक है, स्टॉक बढ़ेगा और डेटर कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, अब इसमें क्या होता है, डेप एक कैपिटल लॉस है इसलिए हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं, और ये रेस्पेक्टिव असेट्स की वैल्यू कम करता है, जिस पे लगा है उसकी वैल्यू पे कम करेगा, तो रिलेटेड असेट्स में से भी हम लोग कम कर देते हैं डेप के अमाउंट को, अमाउंट ऑफ डेप जो भी रहा होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है बता दूं आपको, किसी एसेट के लगातार यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। असेट के यूज से असेट की वैल्यू में कमी आएगी, ऑब्वियस बात है, असेट में से माइनस होगा, कैपिटल लॉस है इसलिए कैपिटल में से भी इसको माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक बात और समझते हैं कि अगर बाय द वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, इसमें क्या कहते हैं, बिजनेस और बिजनेस का मालिक यानी बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, जो पैसा बिजनेस के मालिक ने लगाया वो कैपिटल, बदले में उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कर्जा होता है कैपिटल बिजनेस पर, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस उसको पे करता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए खर्चा आएगा, इसलिए इसको कैपिटल में माइनस करते हैं। लेकिन ये पैसा मिला किसको है, बिजनेस के मालिक को यानी बिजनेसमैन को, जब बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए इसे कैपिटल में ही प्लस भी करते हैं। तो देखिए इसका तो कायदे से नील इफेक्ट रहा, कुछ रहा ही नहीं, कैपिटल में ही घटा कैपिटल में बढ़ गया। सेम विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि भाई बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग हैं, बिजनेस के मालिक ने जो पैसा निकाला है उसे ड्राइंग कहेंगे और बदले में वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का मालिक पे कर रहा है तो भाई देखिए खर्चा है, कैपिटल में से माइनस होगा, और ये पैसा बिजनेस को मिल रहा है तो बिजनेस की इनकम होगी इसलिए कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल में ही इसको बढ़ाएंगे और कैपिटल में ही इसको घटाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट जो है कायदे से देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन शो करना जरूरी है, वो डिस्क्लोजर कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं इसलिए। अब देखो डेटर से बिल रिसीवेबल मिला, अभी बिल रिसीवेबल होता क्या है, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है जो आपको मिल रहा है फ्यूचर डिलीवरी पर पेमेंट करने के लिए, ठीक है, बाकी डिटेल हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेटर मिला है, डेटर से बीआर मिला है, तो क्या होगा, डेटर हमारा कम हो जाएगा, काइंड ऑफ पेमेंट होता है तो डेटर कम हो जाएगा, और एक असेट सेपरेट असेट बिल्स रिसीवेबल के नाम से बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए बिल डिसऑनर्ड हो जाए, डिसऑनर्ड का मतलब टाइम पर पेमेंट ना हो, तो वापस रिवर्स एंट्री कर दी जाती है और डेटर को वापस से बढ़ा दिया जाता है, और जो बिल रिसीवेबल होता है उसके अमाउंट को हम लोग कम कर देते हैं, तो बीआर कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो अगली बात है, बिल्कुल देखिए एंड पर आ गए हम, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यानी बिल एक्सेप्ट किया है आपने किसी क्रेडिटर को, यानी किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना था, आपने कह दिया मैं फ्यूचर की किसी डेट पर पेमेंट कर दूंगा आपको, तो ऐसे केस में जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं उसे बिल्स पेबल बोलते हैं। तो देखिए क्रेडिटर यहाँ पे कम हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है कि आपकी लायबिलिटी अब बिल्स पेबल के रिगार्डिंग बढ़ जाएगी, जैसे कि बिल्स पेबल में प्लस कर देंगे, और अगर ये बीपी डिसऑनर हो जाए तो वही रिवर्स एंट्री, क्रेडिटर जो है वो बढ़ेंगे और जो बिल्स पेबल होगा वो घट जाएगा, ठीक है। ये तो थे ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन। देखिए मैं इतना बोलूंगा कि ये ट्रांजेक्शन तो एक ऑर्डिनरी फॉर्म में आप कोई भी स्टूडेंट बड़ा आराम से कर लेता है, लेकिन जो बेसिक दिक्कत आती है वो एक्वायरल कंसेप्ट में आती है। एक्वायरल कंसेप्ट मतलब क्या, एक्वायरल कंसेप्ट में चार चीजें होती हैं, पहला होता है जैसे बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा होता है एक्रूड इनकम, तीसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस, और चौथा होता है एडवांस इनकम। ये चारों जो है मोस्टली बच्चे इनमें अटकते हैं, जरा इनको पूरा डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप ढंग से जल्दी से इनको कवर कर लें। देखिए पहला जो एक्वायरल कंसेप्ट में है वो पहला कंसेप्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा है एक्रूड इनकम, तीसरा है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस और चौथा है एडवांस इनकम। जरा गौर करिए, एक्सप्लेनेशन करते हैं इनका क्या है सब चीजें। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस विच इज नॉट पेड, देखो लिखा है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड,
मतलब आपने खर्चे का पेमेंट नहीं किया, एक्सपेंसेस स्टिल टू बी पेड, यू आर लायबल टू पेड इन फ्यूचर, आपने आज पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर पेमेंट करेंगे। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो मेरे यहाँ काम करते हैं, तो उनकी सैलरी मान लो 10,000 महीना है, तो साल भर में कितना मिलेगा उनको? 1,20,000। मैंने उनकी सर्विसेज तो पूरे साल ली है, लेकिन पेमेंट उनको किया मैंने अभी 1 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 जो मेरे को पे करना बाकी है, वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा। आई एम लायबल टू पे इट इन फ्यूचर, तो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेगा कि मैंने सर्विसेज देके अपनी असेट तो क्रिएट कर ली, लेकिन मैंने उनका पेमेंट नहीं किया। पेमेंट करता तो कैश कम होता, लेकिन क्या हुआ कि वो पेमेंट मैंने किया ही नहीं है, तो आई एम लायबल टू पे इट इन फ्यूचर। इसलिए जो जिसका जो नेचर है वो एक लायबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, इसके बाकी नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसको हम लोग एक्सपेंस ड्यू, एक्सपेंस स्टिल टू बी पेड, या फिर एक्सपेंसेस ओइंग, ध्यान रखिएगा एक्सपेंसेस ओइंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, देखिए जैसे लिखा हो सैलरीज पेड ₹500 या 5,000, देखो पेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खर्चा हो गया तो कैश भी माइनस हो जाएगा 5,000 से, और कैपिटल भी माइनस हो जाएगी 5,000 से। लेकिन अगर मैं लिखूं सैलरीज, अगर मैं लिखूं सैलरीज नॉट पेड, ठीक है, कितना है? ₹5,000। देखो नॉट पेड का मतलब ही है आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो पेड तो हमने किया नहीं, लेकिन खर्चा है इसलिए कैपिटल में से माइनस करेंगे, और पेड नहीं किया इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक सेपरेट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से बढ़ जाएगी 5,000 रुपए की, क्योंकि ये भी एक लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई। यू हैव टू पे दिस इन फ्यूचर, आपको उसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। देखिए बस 3 और बचे हैं ट्रांजेक्शन। देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन अभी मिली नहीं है, इसके लिए हम काम कर चुके हैं लेकिन वो पैसा हमको अभी मिला नहीं है, तो वो होती है एक्रूड इनकम, ठीक है ना। देखिए लिखा भी है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। या फिर मैं कहूँ वर्क हैज बीन डन बट इनकम इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, काम किया जा चुका है लेकिन पैसा मिलना बाकी है। इसके अदर नेम को हम लोग जानते हैं अर्नड इनकम के नाम से, और ये एक असेट होती है। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, ऐसे लिखा हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो एक इनकम हो गई, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। और मैं कहूं इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड मतलब कमाई तो हो गई, तो ऑब्वियस बात है कैपिटल तो बढ़ेगी, लेकिन मिला नहीं है, इसलिए एक सेपरेट इनकम एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हमारी बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से इसको बढ़ा दिया जाएगा। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस की बात करते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो समय से पहले आपने पेड कर दिया, मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इसको हम लोग अनएक्सपायर्ड पेमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी, जो एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ये एक असेट होता है। अब देखिए जैसे प्रीपेड है, जैसे मैं कहूँ इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो ध्यान रखिए पेड इन एडवांस, पेमेंट तो किया है, तो ऑब्वियस बात है कैश में से माइनस हो जाएगा, लेकिन आपने फ्यूचर के लिए पे किया है, और ऐसी कोई भी चीज जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलता है वो क्या होती है? असेट्स। तो इसको असेट साइड में एक प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक असेट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अब आप में से कोई कहेगा साहब आपने तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंस, आपने कहा था कि कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस करते हैं, आपने कैपिटल में से माइनस किया, कैश में क्यों नहीं माइनस किया? भाई देखिए ये खर्चा नहीं है, नाम इसका खर्चे का है, बस कई चीजों पे नाम लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे नाम लगाया गया प्रीपेड एक्सपेंस। लेकिन जरा गौर करिए, मैंने आपको जब टर्म्स बताए थे वहां बताया था कि प्रीपेड का मतलब होता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ऐसा कोई खर्चा जो समय से पहले पे कर दिया है। अब समय से पहले पे कर दिया तो उसका फ्यूचर बेनिफिट भी मिलेगा, जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिलता है उसको हम असेट्स कहते हैं। असेट मैंने बताया था आपको, विच क्रिएट फ्यूचर बेनिफिट। तो ये क्या है? ये वास्तव में एक असेट क्रिएट कर रहा है, ना कि एक खर्चा है। पेमेंट हो रहा है इसलिए कैश में से माइनस होगा, और असेट क्रिएट कर रहा है दूसरी प्रीपेड, इसलिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। देखिए अब अगली बात, एडवांस इनकम, ऐसी इनकम जो कमाई नहीं गई है लेकिन मिल गई है, मतलब हमने कोई काम नहीं किया, पैसा मिल गया है, तो इसको हम लोग अर्न इनकम भी बोलते हैं, और एक लायबिलिटी होता है। जैसे अगर मैं कहूं रेंट रिसीव्ड मान लीजिए, तो इससे क्या होगा? कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी, सिंपल। लेकिन अगर मैं कहूं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो देखिए ऑब्वियस बात है कैश तो आ रहा है, कैश तो बढ़ेगा, लेकिन एडवांस रेंट से मुझे एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्यों? देखिए मैंने आज आपसे एडवांस में पैसे ले लिए, आई एम लायबल टू डू वर्क फॉर दैट,
जो इनकम मैंने रिसीव की है उसके लिए मुझे फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। इट इज माई लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या करेंगे, एक एडवांस रेंट के नाम से, एडवांस इनकम के नाम से इस अमाउंट को एड ऑन कर देंगे। देखिए ये बेसिक ट्रांजेक्शन जो थे विद डिफिकल्टी एस्पेक्ट सब हमने कवर किया है। अब बस 2-3 ट्रांजेक्शन छोटे छोटे से और बचे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इनको भी जल्दी से खत्म कर ले ताकि हमारी एक ही क्लास में सब चीजें कवर हो जाए। तो देखिए जैसे बैड डेट था, तो बैड डेट क्या होता है, वो पैसा जो कि डेटर से मिल नहीं पाया, तो ऑब्वियस बात है कि इससे हमारा क्या होगा, डेटर कम हो जाएगा। और ये नुकसान है भाई, बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है चीजें, और सारे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें बिजनेस की कैपिटल में से माइनस की जाती है। अब मान लीजिए वो जो डेटर था वो बाद में आया हमारे पास कि भाई साहब मैं आपको कुछ पेमेंट करना चाहता हूँ, तो हमने कहा भाई हमने तो अकाउंट बैड डेट डाल दिया है, खत्म कर दिया है। वो आया नहीं साहब आप मैं देना चाह रहा हूँ, आप मुझे नहीं तो कहोगे कि मैं चोर हूँ। तो ऐसे केस में क्या है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, बैड डेट रिकवर्ड, तो ऑब्वियस बात है कैश बढ़ रहा है, और ये एक प्रॉफिट है, इनकम है आपकी अब तो इससे कैपिटल बढ़ जाएगी। अब ये ट्रांजेक्शन जो है इसको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है। यहाँ पर पहले थोड़ा सा रह गया था सेल्स रिटर्न में, यहाँ पर मैंने जानबूझ के उस समय रोका था, अब मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे लिखा है गुड्स ऑफ 20,000 परचेज फ्रॉम आदित्य, आपने आदित्य से 20,000 का माल खरीदा था, फिर ये माल पंकज को 25,000 में बेचा था। तो अब देखिए 20,000 का माल खरीदा था, 25,000 में बेचा है, यानी 5,000 रुपये आपने प्रॉफिट अर्न किया है यहाँ पर। अब क्या होगा ऐसे केस में, अब आप क्या करेंगे, और आपको माइदे पंकज ने माल लौटा दिया 5,000 रुपये का, तो देखिए आपको 5,000 रुपये सेलिंग प्राइस का माल वापस मिला है, आपका जो परचेजर है वो आपसे वापस किस पे लेगा, कॉस्ट प्राइस पर, जिस पर उसने बेचा था। भाई आपने जब परचेज किया कॉस्ट प्राइस से परचेज किया, ठीक है ना। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने आदित्य से माल परचेज किया है, ये परचेज किया था वो भी किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है ना। अब ये माल आपने किसको बेच दिया है, ये आपने माल बेचा है पंकज को, और किस पर बेचा है, ये सेल किया, और वो भी किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो ऑब्वियस बात है ये सेलिंग प्राइस पर लौट आएगा और हम इसको कॉस्ट प्राइस पर ही रिटर्न करेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, जो 5,000 रुपये से जो माल, देखिए 5,000 का माल आ रहा है लेकिन उसकी माल की कॉस्ट कितनी है, 4,000, लेकिन दे कौन रहा है, पंकज यानी डेटर। तो हम क्या करेंगे, इससे डेटर से जो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम कर देंगे, डेटर में से माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर पूरे 5,000, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब माल जो आया वो कितने का आया हमारे पास, भाई माल तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों से तो कम होता है, उस पर किया जाता है, वैसे भी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कम है। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक को वापस एड ऑन कर लेंगे 4,000 रुपये से, क्योंकि माल लौट के आया। अब देखिए यहाँ पर ना हमारा 1,000 का नुकसान हो गया, वो माल हमने 4,000 खरीदा था, 5,000 का बेचा था, अब वो माल वापस आया, 5,000 वाला माल 4,000 में हम वापस करेंगे, 1,000 का नुकसान हो गया भाई। और वो जो नुकसान होती है उससे कैपिटल को माइनस कर दिया जाता है, और इसी के साथ आपके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे उसका इम्पैक्ट खत्म हुआ। करीब 60 पॉइंट है, मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसा कोई पॉइंट ना बचे जो आप लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट करे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो हमने कवर किया है वो बहुत सारा है, आप ढंग से कवर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एक बात और, अभी इनको कैसे रखना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रॉपर फॉर्मेट में, वो हमारी क्लास बाकी है, तो वो एक दो सवाल मैं आपको करवाऊंगा, प्लस थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इतना सा टॉपिक है बस, उस टॉपिक में हम लोगों को सीखना है कि जो मॉडर्न अप्रोच जो होती है उसके अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या रहते हैं, कौन सा असेट बढ़ता है, कौन सी लाइबिलिटी बढ़ती है, कौन सी कैपिटल, कौन सा रेवेन्यू, कौन सी इनकम की बात आती है, कौन से एक्सपेंसेस की बात आती है, उन सबको देखना है, और टी शेप अकाउंटिंग थोड़ा सा देखना है। तो करीब एक क्लास अभी और बची है, और अगर थोड़ा सा रह भी जाएगा तो चौथी क्लास में कर लेंगे, लेकिन इतना आपको कवर करना है। तब तक आपके लिए यही होमवर्क रहेगा कि आप इनको बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर ले, अपनी बुक जो भी आप पढ़ते हैं उन सवालों को कवर कर ले। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहा होगा, ठीक है। अब अगली क्लास के लिए जल्दी ही मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ कल ही नई वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए बढ़िया रहे। तब तक के लिए बाय बाय।